हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू स्टडी विद स्मार्टनेस में आपका स्वागत है। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप फीडबैक देने की कोशिश ज़रूर करें। मेरा प्रयास आपको कैसा लग रहा है, आपको इससे प्रॉफिट हो रहा तो आप उससे भी बताएं। और दोस्तों, मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ, नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ, ऐसे आप भी नोट्स प्रिपेयर कीजिए और बार बार नोट्स को रिवाइज़ कीजिए, बार बार नोट्स को रिवाइज़ कीजिए। तो जैसे आप जितना नोट्स को रिवाइज़ करेंगे उतना आपको ये क्वेश्चन लर्न होते जाएंगे और जैसे आपको एग्ज़ाम में बहुत प्रॉफिट रहेगा। तो दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स ज़रूर बनाएं। चलो, अपन आज पर्यावरण के अंतर्गत जो शिक्षा शास्त्र आता है, पर्यावरण आपने वैसे तो सिलेबस देख ही लिया होगा। क्या 20 मार्क्स का पर्यावरण आना है और 10 मार्क्स का पेडागोजी, पर्यावरण की पेडागोजी। तो आज कल मैंने आपको पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चन करवाए थे एनसीईआरटी बेस्ड, और आज एनसीईआरटी बेस्ड पर्यावरण की पेडागोजी इश्यूज से क्वेश्चन लेके आया हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे एमपी टेट के लिए, सी टेट के लिए, केवीएस के लिए, अदर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए। आप बताएंगे शिक्षार्थियों का आकलन करते समय शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए। बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, या बच्चों की सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना। क्वेश्चन नंबर, बच्चों के कार्य को केवल कुछ पक्ष पर ध्यान केंद्रित करना। डी ऑप्शन है, बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। आप बताएंगे जब तक मैं चारों ऑप्शन आप देख लीजिए और आप इसमें जब तक टिक करेंगे, जब तक मैं इसका एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ सभी के बारे में। तो आप देखिएगा आप कौन सा आंसर टिक कर रहे हैं। प्लीज़ आप पेन और कॉपी लेकर ही बैठें। सबसे पहले आप टेस्ट में कितने मार्क्स अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, मतलब कितना आप स्कोर कर पा रहे हैं, वो मुझे ज़रूर शेयर करें। बच्चों के पूर्व ज्ञान के साथ आकलन करना, बच्चों के पूर्व ज्ञान के साथ आकलन करना। दोस्तों, यहाँ पे देखने की ज़रूरत है कि क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको देखना कहाँ है, नहीं करना चाहिए। 3 आंसर करेक्ट होंगे, 1 आंसर इनकरेक्ट होगा। तो आपको इनकरेक्ट बताना है। आप क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़िएगा। जितना ध्यान से आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उतना अच्छे से आप उसका रिप्लाई कर पाएंगे। तो अपन आते हैं, बच्चों के पूर्व ज्ञान के साथ आकलन करना। तो दोस्तों, ये सकारात्मक वाक है। कोई भी बच्चा जब आप स्कूल पे जाते हैं तो स्कूल में जाने से पहले आप बच्चों को कक्षा दूसरी या चौथी क्लास में जा रहे हैं तो आप बच्चों से पूछें क्या बच्चों आपसे काका कहेंगा या 12 खंडी या कुछ भी आता है नहीं आता। तो मतलब बच्चों को पूर्व ज्ञान के साथ नया ज्ञान जोड़ने की आप कोशिश करेंगे, तो ये किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी में शिक्षार्थियों को सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना। तो शिक्षार्थियों को सीखने की क्षमता, आप उनके लिए हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, उनको सीखने की क्षमता सूचना में दर्ज करते हैं कि बच्चे ने आज कितना सीखा, क्या नहीं सीखा, कौन बच्चा कहाँ कमज़ोर है, कहाँ कौन नहीं है। आप इसके बारे में पूरी जानकारी एकत्रित करते हैं और अपनी टीचर हैंडबुक में लिखते हैं। इसके बाद बच्चों के कार्य को केवल कुछ पक्ष पर ध्यान केंद्रित करना। फ्रेंड्स देखिए, केवल कुछ पक्ष पर नहीं, अपन बच्चे एनसीएफ 2005 का कहना कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है, अपने को कुछ पक्ष का विकास नहीं करना है। तो सी इज द इनकरेक्ट आंसर। मतलब तो इसके हिसाब से नहीं पूछा था तो अपने को आंसर यही मिल गया। फिर भी अपन चौथा नंबर देख लेंगे, बच्चे के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। ये भी सही है, अपन बच्चे के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करते हैं कि बच्चे से क्या आता है क्या नहीं आता है, ये गुणात्मक उल्लेख अपन करते हैं। चलिए, और प्लीज़ आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि नोट्स अवश्य बनाएं, क्योंकि पेडागोजी बहुत टफ सब्जेक्ट है और इसको अपने को टफ नहीं बनने देना है। अपन इस पर मेहनत करेंगे और इसको ईजी बनाएंगे। एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय पर अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी।
क्वेश्चन आपने देख लिया। एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय पर अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी। ऑप्शन ए है जल संरक्षण में पोस्टर बनाने की गतिविधि का आयोजन करके। ऑप्शन बी है बच्चों को संरक्षण का नारे लिखने के लिए कहेंगे, कहेंगे। ऑप्शन बी है जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहेंगे। ऑप्शन सी है उपयुक्त विषय में लिखित परीक्षा का आयोजन करेंगे। ये ऑप्शन डी है यह पता करेंगे कि उन्होंने दैनिक जीवन से जल की बचत कैसे की। तो दोस्तों सबसे पहले आप टिक कीजिए जब तक मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। देखो, जल का संरक्षण करने तो आप पोस्टर लगा भी दोगे तो इससे जल का संरक्षण होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इससे आकलन अपन नहीं कर सकते। दूसरा, बच्चों के जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए भी कह देंगे तो इससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। सी नंबर है उपयुक्त विषय पर लिखित परीक्षा भी कर देंगे तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी, यह पता करेंगे कि उसने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे की, तो इससे अपन उसको अध्यापका प्रभावपूर्ण तरीके से आंक सकती है। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे अपन। एक प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नहीं करता है, आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते टाइम नहीं करता है पे ध्यान दीजिएगा। क्या सकारात्मक पूछ रहा है, क्या नकारात्मक पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या देना है, एनसीएफ के अकॉर्डिंग जो नकारात्मक बताया गया हो वो देना है। तो आप अपना आंसर लगाएंगे और फिर मुझे फीडबैक ज़रूर देंगे, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान करना, तो ये सकारात्मक ऑप्शन है। शिक्षण की कमियों को पहचान करना, ये निदानात्मक, आपने पढ़ा होगा दोस्तों निदानात्मक उपचारात्मक, तो कमियों की पहचान करना ये निदानात्मक है, तो ये भी सकारात्मक ऑप्शन है। शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने में अधिगम कैसे कर रहा बच्चा, ये बढ़ाने में। शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग में, दोस्तों एनसीएफ 2005 ने डायरेक्टली बोला है अपने को बच्चे को तैयार करके पास करवाना नहीं है, उसको व्यवहारिक ज्ञान के साथ जोड़ना है और उसको आगे बढ़ाना है। तो डी इज अ करेक्ट आंसर। दोस्तों आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की साइड। ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा के प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जाता है। ईवीएस मतलब एनवायरनमेंट स्टडी इसका फुल फॉर्म है, ये भी एक बार एग्जाम में आ चुका है। तो ईवीएस भी फुल फॉर्म में पूछ सकता है, जैसे सीडीपी में पूछता है, कल पूछा था स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर SLD का फुल फॉर्म क्या है, वैसे ही यहाँ पे पूछा ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा के प्रश्नोत्तर को तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन मैं इनको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, जब तक आप अपना आंसर टिक कर लें, उसके बाद देखिएगा आपका सही हो रहा है गलत हो रहा है। शिक्षार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, शिक्षार्थियों को सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, या प्रयोग कौशल को बढ़ावा देने के लिए, या कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ पे 4 ही ऑप्शन करेक्ट हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, MP टेट हो सी टेट हो, यहाँ पे ओरिजिनल स्टडी का पता चलता है कि आप 4 में से जो बेहतर हो वो माना जाता है। आयोग क्या है, चारों ऑप्शन एकदम करेक्ट देता है। अब 4 में जो ज़्यादा बेहतर होगा उसको अपन आंसर टिक करेंगे। देखिए शिक्षार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक ही पॉइंट पर फोकस कर रहा, शिक्षार्थियों का ध्यान आकर्षित हो रहा। सेकंड ऑप्शन देखिए, शिक्षार्थियों को सीखने जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, इसमें ओनली ध्यान आकर्षित हो रहा, इसमें सीखने और जिज्ञासा उत्पन्न करना है, मतलब दो चीज़ हो रही हैं। अब आगे देखते हैं, प्रयोगिक कौशल को बढ़ावा देना एक ही हो रहा, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना एक ही हो रहा। तो वी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए फ्रेंड्स, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्न में कौन सा संकेतक उपयुक्त नहीं है। आपको सबसे पहले मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, आपने देखा होगा, अगर पुराना पेपर एनालिसिस किया है फ्रेंड्स तो आपने देखा होगा मैक्सिमम आते हैं, नहीं है कि क्वेश्चन आ रहे हैं। आजकल क्या लेवल हाई हो गया है, तो वैसा लेवल पहले जैसा नहीं रहा कि इजी क्वेश्चन में देगा उपयोग सभी वाला, अब वैसा नहीं आने वाला पेपर। मैक्सिमम आएंगे जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो नहीं है,
आपसे क्वेश्चन बनता भी होगा बट नहीं है कि उससे आप गलत कर देंगे। तो मेरा मानना यह है कि आप प्रैक्टिस कीजिए, मेरे साथ मेहनत कीजिए, मेरा सहयोग दीजिए, और अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपका आंसर दे सकूँ। ऑप्शन नंबर ए सहयोग, ऑप्शन बी स्मरण, पूछना और न्याय समानता के प्रति चिंता। आपने आंसर टिक कर लिया होगा। अब मैं बताने जा रहा हूँ चारों ऑप्शन इसको। सहयोग, पर्यावरण आकलन, डायरेक्ट एनसीएफ बोलता है कि बालक का अपने को सहयोग करना है, यानी शिक्षक क्या होता है, परामर्शदाता होता है। क्या होता है, परामर्शदाता होता है। दूसरा क्या होता है, सहायक होता है, शिक्षक सहायक होता है। अब दूसरा है स्मरण करना। स्मरण करना, एनसीएफ 2005 ने रटंत प्रणाली को एकदम मुक्त किया है, रटंत विद्या नहीं होनी चाहिए, इसको एकदम नकारात्मक बोला है, रटना मना है। तो बी इज अ करेक्ट आंसर। फिर भी अपन आगे देख ले, प्रश्न पूछना। तो फ्रेंड्स प्रश्न पूछने से तो बच्चे उत्साहित होंगे, आकर्षित होंगे, ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। न्याय समानता के प्रति चिंता, दोस्तों न्याय समानता के प्रति चिंता करेंगे अपन, बच्चों को आपस में न्याय करेंगे, आपस में वार्तालाप करेंगे, तो इससे कोई निगलेक्ट आंसर नहीं जा रहा है, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर, स्मरण रखना। क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 6। फ्रेंड्स, क्विज और प्रतियोगिता के द्वारा शिक्षार्थियों के एक विशेष विषय की विशेष सूचना का पता चलता है। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, बच्चों के ज्ञान सहयोग की भावना और प्रजातांत्रिक गुणों का आकलन होता है। ऑप्शन सी, बच्चों के व्यक्तित्व विकास में विभिन्न पक्षों का मूल्यांकन होता है। ऑप्शन सी, बच्चे के आंतरिक विचारों का पता चलता है। अब आप बताएंगे इसमें कौन सा आंसर सही है। क्विज प्रतियोगिता द्वारा, तो देखिए मैं इसका डिस्क्राइब कर रहा हूँ। बच्चों के एक विशेष विषय के बारे में सूचना का पता चलता है, तो क्विज प्रतियोगिता में सूचना से पता चलने से थोड़ी ना अपन बता सकते कि कौन बच्चा कैसा है कैसा नहीं है। बी नंबर है, बच्चों के ज्ञान सहयोग की भावना और प्रजातांत्रिक गुणों का आकलन होता है, मतलब इसमें 4 चीज़ बोली गई। तो क्विज प्रतियोगिता के साथ मेरे हिसाब से अभी यही आंसर ऑप्शन में रख लेते हैं और आगे देखते हैं अपन। बच्चों के व्यक्तित्व में केवल पक्षों का मूल्यांकन होता है, ओनली पक्षों का होता है, इसमें 2 ही शब्द आ रहे हैं। बच्चों के आंतरिक विचारों का पता चलता है, तो आंतरिक विचारों का एक ही आ रहा, तो वी इज अ करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा, वी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं अपन। सतत एवं व्यापक आकलन के किस विधि द्वारा शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए निरीक्षण, ऑप्शन बी प्रश्नोत्तर, सी साक्षात्कार, दंतकार। तो दोस्तों मैं इसको बता चुका हूँ एक बार आपको, आप सोचेंगे और इसमें बताएंगे आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए। शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है, आप शब्दों को देखा कीजिए, सी टेट, MP टेट, कोई भी टेट हो, शब्दों पर जोर देता है। अगर आप शब्दों पर जोर देंगे, जिज्ञासा उत्पन्न करना, मैंने अभी बताया था आपको कि प्रश्नोत्तर के लिए होते हैं, बच्चों से पूछने के लिए। अगर अपन बच्चों से प्रश्न करेंगे तो उनकी जिज्ञासा उत्पन्न होगी। जो प्रतिभाशाली बालक है वो जिज्ञासा होकर बताएगा कि हाँ मैं ये आंसर दे सकता हूँ, और उसके चक्कर में जो कमज़ोर स्टूडेंट होगा वो भी अपना आंसर बताने की कोशिश करेंगे। तो बी इज अ करेक्ट आंसर, बाकी निरीक्षण, साक्षात्कार, दंतकार नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें अपन को सही कथन बताना। मूल्यांकन मापन से पहले किंतु मापन मूल्यांकन के बाद होना चाहिए, हाँ ये सही है। मूल्यांकन स्थिति आधारित होता है जबकि मापन अंक आधारित, हाँ होता है। मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक है जबकि मापन का सीमित, हाँ होता है। डी उपयुक्त सभी, तो इसका उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, आपने देखा होगा, वैसे तो आप सभी शिक्षक होंगे, आपने देखा होगा पोर्टफोलियो, मैक्सिमम अब सभी स्कूल में पोर्टफोलियो फाइल बनाई जाती है। तो पोर्टफोलियो में क्या होता है, बालक के स्व आकलन सीट, अभिभावक स्व आकलन सीट, सहपाठी स्व आकलन सीट, उपयुक्त सभी। आपने देखा होगा, आप आंसर बताएंगे जब तक मैं इसका डिस्क्राइब करे दे रहा हूँ। देखिए, बालक स्व आकलन मतलब बालक ने जो गतिविधियाँ की हैं उसमें पूरा आकलन, उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, वजन, मतलब किससे फ्रेंडशिप है, किससे नहीं है,
तो ये सब पोर्टफोलियो फाइल में रखा जाता है। दूसरा अभिभावक का, अभिभावक के कैसे विचार हैं सकारात्मक बच्चों के प्रति, कैसे मतलब अभिभावक उनके बारे में घर से बताएंगे, मतलब घर से आके स्कूल में बताएंगे बच्चा कैसा बिहेव करता है, तो वो इसमें रखा है। सहपाठी का साथियों के साथ रहेगा, इसके कौन से फ्रेंड हैं, किसके साथ ज़्यादा टाइम वो बिताता है, किसके साथ नहीं, तो ये रहेगा। तो डी इज अ करेक्ट आंसर। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सीखने में बालकों को किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? प्राथमिक स्तर पर देखिए फ्रेंड्स, प्राथमिक स्तर पर साफ सुथरा रेखांकन रहेगा, या गणनाएं और अनुमान रहेगा, या मापन के अनुसार चित्रण रहेगा, सापेक्ष स्थिति और बोध की जानकारी। आप बताएंगे जब तक मैं वेट करूं आपके आंसर का। फ्रेंड्स, डी इज अ करेक्ट आंसर। सापेक्ष स्थिति और बोध की जानकारी एकदम राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की साइड चलते हैं अपन। प्रश्नोत्तर विधि का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। प्रश्नोत्तर विधि का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन, शिक्षार्थियों को अपने विचार, आप आंसर टिक कीजिएगा। शिक्षार्थियों को अपने विचार प्रकट करने के अवसर, सहपाठी का आकलन, सभी या दोनों नहीं। आप बताएंगे, मैं वेट करूंगा आपके आंसर का। तो ए इज अ करेक्ट आंसर। नहीं, सी नहीं होगा, ना डी होगा, ए। शिक्षार्थियों प्रश्नोत्तर विधि, अभी फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया कि प्रश्नोत्तर विधि में क्या होता है, बालक अपने विचार शिक्षक के पास रखते हैं। जब शिक्षक के पास अपने विचार रखेंगे तो क्या उनकी जिज्ञासा उत्पन्न होगी, तो अपने विचार प्रकट कर देंगे। यही तो प्रश्नोत्तर विधि है। मैंने जस्ट अभी आपको तीसरी बार बताने जा रहा हूँ। तो ये ए इज द करेक्ट आंसर। इसी वीडियो के साथ अपन समाप्त करते हैं। और अपना ये प्रैक्टिस सेट एनवायरनमेंट का थर्ड था, यानी पेडागोजी का फर्स्ट था, ऐसे एनवायरनमेंट का फर्स्ट था। तो दोस्त प्लीज़ मेरे साथ कोऑपरेट करने की कोशिश कीजिए। और अभी थोड़ा सा मेरी राइटिंग वगैरह नहीं आती, तो कोऑपरेट करने की कोशिश कीजिए। बाकी आपको राइटिंग से क्या लेना देना, आपको एक्यूरेट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन मिल रहे हैं, और आपको ये सीटेट, एमपीटेट सभी में यही क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने को। और मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा, आप भी मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए। और दोस्तों प्लीज़ स्टडी विथ स्मार्टनेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं और ज़्यादा मेहनत कर सकूं और मुझे मोटिवेशन मिले। और आप मिलकर तैयारी कीजिए, और अब आप अपनी सफलता सुनिश्चित कीजिए। और जितना मैं आपको बताता जा रहा हूं, इतने आप क्वेश्चन डेली रिवाइज कीजिए, लर्न कीजिए, और इनको कंठस्थ करते जाइए। मतलब आप प्रैक्टिस में इतना ला लीजिए कि अगर एग्जाम में आए तो आपका गलत ना हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। और घर में ही रहिए, कोरोना वायरस को लेके आप बाहर ना निकलिए, प्लीज़ घर में ही पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।